ये जो हार्मोनल साइकिल है, क्या ये खराब होता है तो शुगर होती है, या जो हम खुराक खाते हैं वो इस हार्मोनल साइकिल को खराब कर? देखें, दोनों चीजें होती है। जिन खवातीन को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो गई है तो उनको लेटर ऑन लाइफ में होगी जी, एट रिस्क होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दी ट्रूथ इंटरनेशनल। ब्लड शुगर आजकल एक ऐसा मसला है जिससे ऑलमोस्ट 33 मिलियन ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन सफ़र कर रही है। हर दूसरे बंदे को शुगर है, शुगर तेज़ हो गई, शुगर कम हो गई। ये सारे मसाइल हम हर रोज़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख रहे हैं। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितनी एक्सरसाइज करें, कैसे शुगर कंट्रोल हो सकती है और शुगर का इलाज क्या है, इन सब पर मेरे साथ बात करने के लिए आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मैं चाहूँगी कि हम पॉडकास्ट शुरू करें उससे पहले आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर करवा दें। जी हाँ, मैं डॉक्टर शाहिद नदीम और एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और आज से नहीं, कुछ तकरीबन 25 साल से मैं डायबिटीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेडिसिन में तो मैं 30 इयर्स बैक आ गया था, लेकिन उसके बाद स्पेशलाइजेशन और उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं 25 इयर्स हो गए मुझे डायबिटीज़ को प्रैक्टिस करते हुए, और शुगर पेशेंट्स ही देखता हूँ। नो डाउट मेडिकल के और केसेस भी मेरे पास आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस आर डायबिटिक्स। सर, आपने कहा शुगर पेशेंट्स आप देखते हैं, ये शुगर क्या है, डायबिटीज क्या है, किस तरह होती है, और अगर हो जाए तो ठीक क्यों नहीं होती? देखिए, डायबिटीज़ एक जो है एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। अगर हम इसको टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन पे अगर हम आएँ, इट्स अ मेटाबॉलिक डिजीज़। और मेटाबॉलिक डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जिनमें जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का आप पूछेंगे जी मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी इंसान खाता है और उसके मुंह के अंदर जाने के बाद जिस चीज़ साइड से वो गुजरता है, किन प्रोसेस से खाना या जो खाई हुई चीज़ मैदे में जाती है, फिर एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होके फिर उस पे से जो है वो हजम होके उससे एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी फिर सेल के अंदर जाती है, सेल उस एनर्जी को यूज़ करता है, और ये सारा प्रोसेस होता है। यानी जो चीज़ हम खाते हैं उससे स्टार्ट से लेके एंड तक सेल में जो एनर्जी यूज़ हो रही है, ये सारे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा, अब ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ये मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है, और हर स्टेप पे कई किस्म के हार्मोन्स, कई किस्म के एंजाइम्स, ये सब केमिकल्स होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। ये सारा जो पूरा प्रोसेस है इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जो डायबिटीज़ है, सवाल ये है कि डायबिटीज़ क्या है? तो डायबिटीज़ बेसिकली एक ख़ास किस्म का हार्मोन जब बॉडी में डिस्टर्ब हो जाए, जो कि इस मेटाबॉलिज्म में, जो कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है कि इंसान जो कुछ खाता है उससे जब ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज बॉडी यूज़ करती है और शुगर लेवल कंट्रोल होता है। ये सारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म में जब डिफेक्ट आता है, और डिफेक्ट किस लेवल पे आता है? हार्मोनल लेवल पे। इंसुलिन जो हार्मोन है जो कि इसको कंट्रोल करती है, आपने सुना होगा, पेनक्रियाज है, लबलबा एक ऑर्गन है हमारा, वहाँ पे 2 किस्म के सेल्स होते हैं। एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं बीटा सेल्स। तो ये बीटा सेल्स जो है यहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होती है, निकलती है और शुगर कंट्रोल करती है। अब जो ये प्रोसेस है इंसुलिन का, जो हार्मोन है, जब ये डिफेक्टिव होता है, इसमें कोई खराबी हो जाती है इसके निकलने में या इसके असर करने में या इसकी प्रोडक्शन में, या नहीं होती या होती है तो ज़्यादा होती है तो क्यों असर, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब इस प्रोसेस में कोई भी डिफेक्ट आता है तो इंसान को शुगर हो जाती है, उसका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं रहता, वो हाई होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप लाडा है, मूडी है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है, मुख्तलिफ टाइप्स की हैं। प्रॉब्लम इस हार्मोन में, इस पूरे प्रोसेस में है। टाइप्स में डिफरेंट हो जाते हैं। अब टाइप 1 में इंसुलिन बनती नहीं, बीटा सेल्स तबाह हो जाते हैं। सर, टाइप्स पे बाद में जाएंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो हार्मोनल साइकिल है, क्या ये खराब होता है तो शुगर होती है, या जो हम खुराक खाते हैं वो इस हार्मोनल साइकिल को खराब करती है? देखें, दोनं चीजें होती है। अच्छा, देखें, दोनों चीजें होती है, लेकिन इसमें अब देखें टाइप्स आ गई ना। अब टाइप 1 में जो है वो खुराक का कोई रद्द बदल नहीं है, उसमें कोई रोल नहीं है। टाइप 1 ऐसे होती है कि आपकी कुछ फैमिली हिस्ट्री होती, लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम नहीं होता इसमें फैमिली हिस्ट्री होगी, मौरूसियत यानी खानदानी लिहाज से अगर कोई चल रही है डायबिटीज तो वो एक रोल प्ले करती है। और प्लस कि जो बीटा सेल है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, इसके अगेंस्ट सर्टेन
अंदर से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। समझे कि अपना जो जिस्म है वो खुद ही अपनी बॉडी का दुश्मन बन जाता है। और वो जी बीटा सेल्स हैं वो अंडर अटैक आ जाते हैं उन ऑटो एंटीबॉडीज के, और जब अंडर अटैक आ जाते हैं तो बीटा सेल्स तबाह होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। तो बहुत ज़्यादा कम जब रह जाते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है तो उसमें हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, बीटा सेल्स ठीक काम कर रहे होते हैं, वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन फिर लाइफस्टाइल जैसे अपने खाने में ऐसा चीज़ आ गई, जेनेटिक रोल प्ले हो गया, जेनेटिक से आ रही है, एक जीन्स में एक रिस्क फैक्टर आ रहा है, प्लस आपके लाइफस्टाइल भी, अब लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना ही नहीं है, उसमें आपका फिजिकल एक्टिव लाइफस्टाइल भी है, स्ट्रेस है, मोटापा है, नींद की कमी है, कई फैक्टर्स है, सब चीज़ें हैं। तो वो सारी जब चीज़ें मिल के जब अनहेल्दी बनती हैं सारी, तो फिर जो है वो जो इंसुलिन बन भी रही होती है वो प्रॉपर असर नहीं करती, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपने सुना होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन बनती है लेकिन काम नहीं करती। पहले में क्या होता था, बनती ही नहीं, ठीक है, इसमें बनती है, काम नहीं करती। तो दोनों में से किसका इलाज मुमकिन है? दोनों का इलाज मुमकिन है, दोनों का इलाज है, बड़ा अच्छा इलाज मुमकिन है। और इलाज के मुख्तलिफ जो है उस पर शायद आप बाद में बात करें। इलाज मुमकिन है। जो टाइप 1 का इलाज है उसमें इंसुलिन दी जाती है, हार्मोन दिया जाता है, जो बन नहीं रहा होता है उसको हम आर्टिफिशियली बाहर से दे दी जाती है। इंसुलिन बाहर से देते हैं, बाकी सारा चीज़ें सेम रहती है, डाइट वगैरह होती है, बैलेंस डाइट होती है, लाइफस्टाइल होता है, लेकिन इंसुलिन दी जाती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें पहले ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, खाने की दवाइयाँ जो होती हैं, गोलियों से कंट्रोल किया जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए गोलियाँ भी होती हैं, प्लस एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिर डाइट होती है। तो 3 तरीकों से बेसिकली डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। और वो 3 तरीके जो हैं उसमें मेडिसिन, प्रॉपर मेडिकेशन, ये नहीं कि एक मेडिकेशन हर एक को दी जा रही, नहीं, प्रॉपर मेडिकेशन इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस पे, यानी इंडिविजुअलाइज्ड मींस पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती है, किसी को कोई दवाई, किसी को कोई दवाई। प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर डोज में, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी हर एक के लिए डिफरेंट होती है। कोई ज्यादा एज का है तो उसको मैं जिम नहीं भेजता, ठीक है ना। अगर कोई यंग एज है तो उसको हम कहते हैं जिम में आए, ठीक है ना, उसमें वेट ट्रेनिंग भी करें और सारा कुछ है। और डाइट, बैलेंस डाइट, जो डाइट मैं बताता हूँ वो बैलेंस डाइट है। इसमें आप अल्लाह की बनाई हुई सारी नेमतें खा सकते हैं, लेकिन इस खास तनासुब से, खास तरीके से, खास टाइम पे। अच्छा, बैलेंस डाइट पे मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले इलाज कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपने कहा इलाज मुमकिन है, दोनों चीज़ों का डिफरेंस क्या है? और मैनेजमेंट क्या मरते दम तक बस दवाइयों पे, इंसुलिन पे रहना है? देखिए, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इलाज से मेरी मुराद कंट्रोल है, मैनेजमेंट ही है। इलाज तो जब डिजीज को आप जब मैनेज करते हैं तो इलाज ही होता है, हमारी तरफ से तो इलाज ही होता है। मरीज उसको समझे या ना समझे, मरीज को लगता है इलाज तब होता है जब दवाइयां खत्म हो जाती हैं, दवाइयां खत्म, डॉक्टर की शक्ल नहीं दिखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, हाँ। डायबिटीज जो है वो मैनेज की जाती है, जिसको आप है। क्योर कहते हैं ना, वो क्योर है। मतलब वो जो वर्ड आपने यूज किया ना कि वो जो मरीज कहते हैं दवाइयां खत्म, तो उन बीमारियों की होती है ना जिनका क्योर हो जाता है। जैसे कोविड आया, हमें देखा जी, कोविड बीमार हुआ, जुकाम हो गया, बुखार हुआ, कोविड डायग्नोज हुआ जी, टेस्ट कराया जी, कोविड हो गया, एडमिट किया या घर पे किया, मेडिसिन दी, स्टीरॉइड दिए, एंटीबायोटिक्स दी, ठीक हो गए, दवाई खत्म, परफेक्टली ऑलराइट। ये क्योर है, दिस इज क्योर। डायबिटीज में जो है ना क्योर नहीं है। डायबिटीज अगर एक दफा हो जाए, कुछ टाइप्स हैं डायबिटीज, जैसे प्री डायबिटीज है, गेस्टेशन डायबिटीज है, उसमें शायद आप बाद में आए टाइप्स पे, लेकिन डायबिटीज एज अ होल हम बात करें तो अगर डायबिटीज एक दफा हो गई है, खासतौर पे टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो फिर वो चलती है लाइफ लॉन्ग। उसको मैनेज किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो 100% क्योर होगी, जो कि और बीमारियों में हम कहते हैं। इसमें ये होता है कि क्योर नहीं है। टाइप 1 और टाइप 2 तो हमें समझ आ गई, उसके अलावा कौन सी टाइप्स हैं और वो किस तरह अफेक्ट कर रही होती हैं? सिर्फ बूढ़ों को कर रही होती हैं या यंगस्टर्स को भी कर सकती हैं? देखिए, टाइप 1 तो यंगस्टर्स को ज्यादातर कर रही होती हैं, और जो टाइप 2 है वो ज्यादातर मिडिल एज और बूढ़ों को कर रही होती हैं। ये तो आपको समझ आ गई दोनों। जो एक और आजकल बड़ी ज्यादा कॉमन है और लोगों को पता भी नहीं होता कि वो प्री डायबिटिक है, ये बड़ा इसमें है कि लोग को पता नहीं, क्योंकि सिम्टम कोई नहीं होता ना, इंसान अपने आप को परफेक्टली, क्योंकि कोई अलामत नहीं है, ना कोई बुखार है, ना कोई दर्द है, ना कोई प्यास है, ना कोई पेशाब, कुछ भी नहीं है। जो सिम्टम्स आइडियल होते हैं, टिपिकल सिम्टम्स, वो नहीं, प्री डायबिटीज है। इसको हम बॉर्डर लाइन भी कहते हैं। और मोर टेक्निकल जो इसका लफ्ज है जो इस बीमारी के लिए, वो है ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ठीक है, इंटॉलरेंस यानी, इंटॉलरेंस से मुराद ये अंग्रेजी का वर्ड है कि जी कोई चीज अगर आप एक इत्तेदाल पसंदी से मॉडरेटली अगर ले रहे हैं तो वो इंटॉलरेंस नहीं करेगी। जब आप वो चीज थोड़ी ज्यादा लेंगे तो यू बिकम इंटॉलरेंट टू दैट।
Okay, यही right. चीज प्री डायबिटीज में भी है कि अगर ग्लूकोज आप एक खास क्वांटिटी में ले रहे हैं, आपकी बॉडी में जा रहा है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज, मतलब समझें आप क्वांटिटी ज्यादा ले ली, कार्ब ज्यादा ले लिए, तो तो वो- आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। इसको ठीक कहते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ये प्री डायबिटीज में और ये होता है, बहुत ज्यादा है आजकल। बहुत ज्यादा। क्योंकि अच्छा, और फिर ये जब पता नहीं होता हम्म। तो ये क्या होता है कि इसका इलाज नहीं होता, ठीक है। ठीक है, प्रिवेंशन नहीं होती। ओके। तो क्या होता है, इट विल स्टेप इनटू टाइप 2, फिर ये चेंज होके टाइप Right. 2 बन जाते हैं। जब वो ठीक। टाइप 2 बन जाते हैं प्री डायबिटिक, तो फिर देयर इज नो क्योर। प्री डायबिटीज अगर है, टाइमली डायग्नोज हो जाए, इलाज शुरू हो जाए, प्रॉपर आप एक एक्सपर्ट एडवाइस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और करें, तो ये Lifestyle 100% change क्योर, करते हैं। 100% क्योर रिवर्स हो जाती है, ठीक है, ठीक है reverse। ना। लेकिन अगर ये चेंज हो गई टाइप 2 में, तो फिर मुश्किल है, फिर रिवर्स फिर नहीं रिवर्स। होगा। और ये हो गई, आपने कहा कि बॉर्डर लाइन जिसको हम जी कहते हैं। जी। इसके अलावा कौन सी टाइप्स हैं? कोई मेन कॉमन जैसे- जो बहुत ज्यादा कॉमन हो, आई वुड लाइक कि डिस्कस कर ले हम। बहुत ज्यादा कॉमन तो आपकी टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन है। प्री डायबिटीज सेकंड नंबर पे कह लें। ठीक है। उसके बाद जो ज्यादा कॉमन है वो है गेस्टेशन डायबिटीज, ओके, जो कि खवातीन में होती है, ओके, खवातीन में होती है, और वो दौरान हमल, प्रेगनेंसी के हाँ। दौरान होती है, आपने सुना भी होगा। और उसमें बेसिकली जो प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स निकलते हैं ना बॉडी में खवातीन के ना, उनकी वजह से जो है एक खास किस्म की इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ओके। और उसी टाइम पीरियड के लिए होती है जो प्रेगनेंसी में जो हार्मोन जब तक होते हैं, तो और वो उसमें हो रिवर्स जाती हो है। जाती वो है। रिवर्स हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वो डिलीवरी Normal। होगी, ओवर हुई प्रेगनेंसी, तो वो ज़ाहिर है हार्मोन जिनकी वजह से हो रही थी वो नीचे गए, उनके लेवल्स खत्म हुए, तो दोबारा शुगर लेकिन लेवल एक नॉर्मल बात हो। कही जाती है कि जिन खवातीन को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो गई है, तो उनको लेटर ऑन लाइफ में होगी होगी। जी, एट रिस्क होता है। देखिए risk ये होता है। देखिए होगी, ये तो ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह हाँ, सकते, अल्लाह but को पता है most chances हैं। कि चांसेस हैं, क्योंकि जैसे अगर आपको गेस्टेशन डायबिटीज हो गई है, ठीक ठीक है नहीं, और आपकी ओवर भी हो गई है, हम्म। आपका नॉर्मल हो गया शुगर लेवल, तो इस बात का रिस्क है कि आइंदा अगर जिंदगी में अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल पे तवज्जो नहीं दी, आपने अपनी जो एक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सरसाइज वाला और थोड़ा मतलब बेहतर एक्टिविटी, फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखा, और जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा किया, अपने वजन का ख्याल नहीं रखा, ठीक और है। वेट बढ़ता रहा, तो फिर इस बात का खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है कि आप आइंदा जिंदगी में किसी भी वक्त जो है वो टाइप 2 शिकार हो जाएंगे। आपकी बात लेकिन वो टाइम नहीं बता सकता ओके, कि आपको डिलीवरी के 2 साल बाद, बाद लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितने साल बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा जितना ख्याल रखेंगे लेट होगी या होगी ही नहीं, लेकिन अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो जल्दी हो जाएगी। सर, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि मोटापा एक मेन फैक्टर है डायबिटीज। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल है। मोटापा बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, और आजकल बहुत कॉमन है। ठीक है। और वो क्यों, रीजन क्या है मोटापा एक मेन फैक्टर होने की? लाइफस्टाइल Lifestyle। जो आजकल का लाइफस्टाइल है, इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारा जो खाने का स्टाइल है वो बढ़ गया, वो बहुत चेंज हो गया है। जो हमारे पुराने वक्तों के लोग थे, मेरे अम्मी अबू, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट था, उनके खाने डिफरेंट थे। ज़्यादातर प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड्स नहीं होते थे, ठीक है, यानी ये जंक फूड नहीं होता था। मेरा मतलब है फास्ट फूड नहीं होता था, ठीक है, ठीक है। वही रोटी खाई गंदम की, खालिस गंदम की, वही जो चावल आ रहे हैं खेतों से जो बन रहा है वो एक खाया, और सब्जियां फ्रूट्स ज्यादा होते थे, वॉक और वो ज्यादा होती थी, लोग गाड़ियां इतनी नहीं थी, ठीक है ना, और इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन के वो जराए भी नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, ठीक है ना, लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए जाना पड़ता था, जिसके लिए उनको चलना पड़ता था, एक्सरसाइज ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी। अब जो है फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, जंक फूड फास्ट फूड ज्यादा हो गया है, बर्गर्स, पिज्जाज, पेस्ट्रीज, बेकरीज, बिस्किट्स, ब्राउनीज, केक्स, मुंह में पानी आ गया, बस करें। ये सारी चीज बहुत ज्यादा अच्छी ये सारी चीजें गिनवा दी। ये सारी Right। चीज, तो ये दिस मेक्स द डिफरेंस। अच्छा, डॉक्टर से बात करें तो ऐसे लगता है कि हर जो मजे की चीज है वो खाना बंद कर दें तो आप हेल्दी रहेंगे। देखें, मजे की चीज, अगर आप प्रोसेस फूड की बात करें ना, तो मजे के तो होते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस फूड बनाने वाली कंपनीज है, अगर वो मजा नहीं रखेंगी तो उनका बिजनेस चलेगा? आप बताएं। अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, बेकरी है, ठीक है ना, अगर आपका केक जो है वो मीठा नहीं होगा, मजे का नहीं होगा, तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अच्छा, आप जब ये जो केक बनाएंगी, ठीक है ना, इसमें क्या डालेंगी? सब वो चीजें जो कि डॉक्टर्स कहते हैं नहीं खानी। हाँ, ये इन चीजों से मैं मना करता हूँ। लेकिन आपको लग ये रहा है कि शायद मैं सब खाने मना, नहीं, मैं वो खाने मना कर रहा हूँ जो कि प्रोसेस्ड हैं, रिफाइंड हैं, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पेशेंट्स होते हैं, कई आते हैं कि जी मेरी तो शुगर कंट्रोल होगी, मुझे तो हाइपो हो रहा है, मेरा शुगर लेवल लो हो रहा है, फिर मैं कहता हूँ यार चलो, तुम्हें इतना शौक है तो एक आध केक का पीस तुम खा सकते हो,
मैं मना तब भी नहीं करता। हाँ, लेकिन एक आध आप केक का पीस खा सकते हो, किसी वक्त तुम पिज्जा का एक पीस स्लाइस खा सकते हो, पिज्जा ले Right. सकते हो, बर्गर का भी आधा बर्गर ले सकते हो। लेकिन उस सूरत में जब पेशेंट अपनी डिजीज को मैनेज कर रहा है, सही तरीके से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि मैं ये कह दूं कि जी आपको रोटी भी बन नहीं, ऐसा नहीं है। रोटी चावल अल्लाह ताला की कुदरती ग़िज़ाएं हैं। ओके इनमें नुकसान नहीं, इनमें फायदे हैं हमारे लिए। अच्छा, मैं ये बंद नहीं करता। ओके हाँ। एक और चीज भी है कि रोटी और चावल, गंदम और चावल, इन्होंने अपनी जेनेटिक्स चेंज कर दी हैं और अब इनमें भी कार्ब्स लेवल पहले से ज्यादा हो गया और अब ये नहीं खानी चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस कॉन्सेप्ट के बारे में? देखें, ये जो लॉजिक है ना, ये बड़ी अट्रैक्टिव है। ओके मतलब अगर आप कैमरे पे बैठ के और आप सोशल मीडिया पे अगर ये बात करें ना कि जी जेनेटिकली जो है ना ये चेंज हो गए हैं रोटी चावल, तो इसलिए खाने नहीं चाहिए, तो बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत सारे लोग सुनेंगे भी, बात मानेंगे भी और आप बहुत ज़्यादा वायरल होंगे। लॉजिकली ठीक बात है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ रोटी चावल में जेनेटिक चेंजेस आई हैं, आपकी सब्जियों में नहीं आ रही? क्या आप कह सकती हैं कि जो आप वेजिटेबल खा रही हैं दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी नेचुरल, दे आर मोर ऑर्गेनिक? नहीं, उनमें भी जेनेटिक्स है ना। वही जेनेटिक्स या वही खादें या वही जो पेस्टिसाइड्स हैं जो आप चावल और रोटी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, खादों को मतलब फसलों को ज्यादा करने के लिए, इकोनॉमिकली वायबल अपने बिजनेस को करने के लिए, अपने फसलों को ज्यादा पैसे कमाने के लिए, तो क्या वो सब्जियों वाले नहीं कर रहे? ठीक है, क्या या फ्रूट्स उगाने वाले जो बागात हैं, क्या वो पेस्टिसाइड्स और वो खादें नहीं यूज कर रहे हैं ना? वहाँ भी जेनेटिक। अच्छा, और क्या ये जो आप जो नट्स हैं जो यहाँ से, क्या इनमें नहीं खादें यूज हो रही? क्या इनमें जेनेटिकल चेंज नहीं आ रहा है? ठीक है, क्या आपका जो गोश्त है, चले गोश्त पे बात करते हैं, क्योंकि ये जो लॉजिक है ये वो लोग दे रहे हैं कि जी आप ये जेनेटिकल राइस वगैरह ना खाएं, आप गोश्त खाएं, यही कहते हैं ना, आप गोश्त खाएं, हाई प्रोटीन पे आ जाए। अच्छा, ये जो गोश्त है क्या ये जेनेटिकली इंजीनियर नहीं है? जो आप गोश्त खा रही हैं, आप कसाई को जानती हैं? आपने उसका ज़बा खाना जो है वो जहाँ पे वो जानवर ज़बा होते हैं, आपने देखा है? आप गई हैं कभी? आप बताएं। चले, नहीं मैं बल्कि मैं चिकन के बारे में ये कहती हूँ। चिकन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, चिकन तो पहले हम फिर भी जब मैं छोटी थी अपनी मदर के साथ जाती थी तो मैं देखती थी वो हमारे सामने ज़िबा करते थे। अब वो कौन सा चिकन होता था? और वो व्हाइट वाला ही चिकन होता, व्हाइट वाला जो फार्मी चिकन है जी। लेकिन अब तो हम देखते हैं स्टोर्स पे बस चिकन पड़ा होता है और आप बाय कर लेते हैं, आपने ज़िबा होते भी नहीं देखा। तो क्या ये जेनेटिकली चेंज नहीं है? एग्जैक्टली, समझ मेरी बात है। हाँ। तो जितनी ग़िज़ाएं जो भी खुराकें हैं सब दे आर मैन्यूवर्ड, दे आर जेनेटिकली चेंज। तो सिर्फ रोटी चावल को निशाना नहीं बनाया जाए, इस लिहाज से तो बड़ा लॉजिक है, लेकिन सारी ग़िज़ाएं चेंज हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपने रोटी चावल खाएं, लेकिन उसको एक प्रोसेस से गुजरी हुई चीज़ें वो ना खाएं। मसलन रोटी जो है, जो आटा है, अगर आप उसको रिफाइंड आटा लेंगे, जो प्रोसेस होगा क्या होता है? मैदा रह जाता है। जो चोकर है, जो प्रॉपर फाइबर है, वो निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ नहीं, आप प्रॉपर गंदम खाएं, बेशक खाद के साथ यूज हुई हुई है, जेनेटिकल चेंज है, लेकिन आप उसको प्रोसेस वाला ना लें। खालिस गंदम चोकर मिली हुई आप अपनी चक्की पे जाके खुद अपने सामने जो है ना वो लें। राइट, ठीक है, अपना आपने चिकन का इस्तेमाल करना है तो देसी चिकन खाएं। ठीक है, देसी चिकन खाएं जो जिसका पता है आपको, वहां से लें और अपने सामने ज़िबा करवाएं, ये करें। तो अगर इस तरह बात करें खाने, तो हर कोई जेनेटिकली चेंज। और वो फिर अगर हम जेनेटिकल चेंज खानों पे ना जाएं तो फिर खाएं क्या? क्योंकि फिर इकोनॉमी भी तो आप देखें ना, कहाँ से आएंगी इतनी देसी मुर्गियां और कहाँ से आएगी इतनी, फिर तो भूखा रहना पड़ेगा ना। भूखा रहना हाँ, पड़ेगा। तो बस मेरा यहाँ पे ये सवाल है इन लोगों से जिन्होंने ये लॉजिक्स बयाने कि यार मैं मना नहीं करता, आप खाएं सब कुछ बैलेंस तरीके से, बैलेंस तरीके से। एक्सट्रीमिज्म जो है ना मैं अलाउ नहीं करता। अच्छा, एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो गलत बात है किसी भी चीज का। आप पहले डॉक्टर हैं जिनके मुंह से मैंने सुना है कि रोटी चावल खाएं। यूजुअली जितने भी डॉक्टर होते हैं जो डायबिटीज देख रहे होते हैं वो कहते हैं रोटी आप खा लें, चावल मना है, आपको चावल मना है और रोटी खा लें, पराठा नहीं खा सकते, रोटी सूखी रोटी आप खा सकते हैं, आधी रोटी खा लें। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, जहाँ तक पराठे की बात है, मैं पराठा भी अलाउ करता हूँ, लेकिन फिर ये बनास्पति जो ऑयल होता है, फिर बात आगे चली जाएगी, फिर ऑयल पे आ जाएगी बात, वो खैर आप बाद में पूछ लीजिएगा। देखिए, जो ये बनास्पति प्रोसेस्ड, ये भी प्रोसेस्ड ऑयल्स है ना, ये ठीक नहीं है। मैं इनका पराठा नहीं कहता, मैं कहता हूँ इससे बेहतर है कि आप सूखी रोटी खाएं। मैं अगर पराठा अलाउड करता हूँ, मैं उन डायबिटिस में करता हूँ जिनका कंट्रोल शुगर लेवल है, प्लस वो डायबिटिक हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं हुआ, उनको दिल की बीमारियां नहीं, बारी प्रॉब्लम नहीं है, ये शुगर ही चल रहा है, वो देसी घी का पराठा खा सकते हैं। देसी घी जो ऑर्गेनिक घी है, जो आपको पता है कि यहाँ से लिया गया है, ये प्योर
जानवर से ठीक ये है। तरीके से बनाया गया है, या मक्खन से, या जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, आपके सामने बनाया, आप गाँव के हैं, आपको पता है, ठीक है, ये आप देसी घी का पराठा खा सकते हैं। लेकिन जो मैं पराठा मना करता हूँ वो ऑयल वाला, जो ठीक है। वनस्पति तेल ओके। वाला हुआ है, वो करता हूँ। मैं रोटी चावल जो है मैं अलाउ सिर्फ उस सूरत में करता हूँ कि प्रोसेस वाला ना हो। ओके। फाइन आटे की बनी हुई रोटी मैं नहीं कभी कहता। मैं कहता हूँ खालिस जो है गंदम लें जिसमें चोकर मिला हुआ है, या जौ का आटा, मुख्तलिफ जो होल ग्रेन्स नहीं होते, ओके, होल मुख्तलिफ को ग्रेन्स मिला पे के आप आप अपने जाएँ। सामने खुद अपना मल्टीग्रेन बना लें, ठीक है। ठीक है ना। और मेरी इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च है आटों पे, और मैं इसको सोच भी रहा हूँ कि इसको पब्लिश भी करूँ। जो होल ग्रेन्स हैं इनके ठीक है। इस पे अच्छी खासी मेरी रिसर्च है। तो ये प्रोसेस चीज़ें मैं मना करता हूँ, जिसमें आटा भी प्रोसेस होता है। अच्छा, चावल जहाँ तक है, ब्राउन राइस वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर राइस भी आपको मैं इजाज़त देता हूँ तो उसकी क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसका ठीक है। तरीका होता है कुकिंग का। अगर आप उसको अनहेल्दी ऑयल्स में बना रहे हैं, बिरयानी करके और चटपटे बना के, तो वो भी आपको मैं मना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप वाइट राइस खाएं, आप उबाल के उसके 2-3 दफ़ा पानी निकाल के, जिसमें उसका स्टार्च कंटेंट कम हो जाता है। या बाज़ औक़ात पेशेंट की जिनका थोड़ा चावल खाने का बहुत दिल करता है, जो बल्कि कुछ ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जो सिंगापुर, मलेशिया, इन एरियाज़ में, तो वहाँ पे आपको पता है चावल है ना, वहाँ तो रोटी है ही नहीं, तो फिर मैं क्या कहूँ? ज़ाहिर खाने को अवेलेबल कोई नहीं, तो फिर उनको मैं चावल अलाउ करता हूँ, लेकिन फिर तरीका बताता हूँ उन इलाकों के लिए, सिर्फ उन इलाकों के क्या है लिए। चावल खाने का? और तरीका ये है कि आप उसको बॉईल करें, 2-3 ठीक है। दफ़ा उसकी जो पिच है वो निकाल दें, फिर थोड़ा सा उसको कूल डाउन कर लें, 12 आवर्स के लिए, 10 आवर्स के लिए फ्रिज में रख लें। जब वो कूल हो जाए, और उसके बाद जब आप उसको निकालेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर खाएंगे, तो उसका स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और हमारे जो मेरे सिंगापुर में जो मलेशिया में पेशेंट्स हैं, उनसे मैंने बल्कि रिसर्च किया है, उनको खिला के उनके 2 घंटे बाद लेवल्स चेक किए हैं, राइट। दे कंट्रोल, इतना ज़्यादा हाई उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ता। लेकिन मैं तो एक बहुत चावल। लंबा अरसा ये सुनती रही कि फ्रिज वाले चावल नहीं खाने चाहिए। दे आर मोर देखिए, डेंजरस। नहीं, ये बात इसका कोई लॉजिक नहीं है। बेसिकली स्टार्च कंटेंट की बात हो रही ना। ओके। जब फ्रिज में से लेके आप, मैं डायबिटिक्स की बात करूं, ठीक आम है। बंदा तो फिर ताज़ा चावल खाए ना, आम बंदे के लिए तो वो नहीं है। मैं तो डायबिटिक्स की बात कर रहा हूं, और इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई जर्म्स नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है। फ्रिज में रखा, बाकी खाने नहीं रखते फ्रिज में आप। बिल्कुल। सालन अगर आपका हाँ, बना हाँ। हुआ है दोपहर में और आप लेट आ रही हैं ऑफिस से, तो अम्मी कहाँ रखती हैं आपके? फ्रिज में रखती है ना। बिल्कुल। तो फ्रिज से निकाल के ना खाए ना, क्योंकि वो तो सही अनहेल्दी है। क्या वजह है? चावल रखने में क्या हो जाता नहीं, है बट मैंने ऑपोजिट बात सुनी हुई थी। क्या? और डॉक्टर से ही सुनी हुई थी अपनी वालदा के लिए, कि अगर आपने बहुत, वो चावलों की बहुत शौकीन थी, कश्मीरी खातून थी, तो वो चावल जैसे उनके होता है कि चावल ही खाने हैं नाच के तौर पे, तो उनको ये था कि आपने खाने हैं तो आप फ्रेश खा लें, ताज़ा खा लें, फ्रिज वाले आपने चावल नहीं खाने हैं। नहीं, देखिए, फ्रिज वाले चावल, फ्रिज की लॉजिक में जानना चाह रही हूँ क्या? देखिए, फ्रिज की लॉजिक ये है कि इसमें स्टार्च जो है ना, वो कम आप- हो जाता कम हो जाता है। स्टार्च एक तो पहले आपने दूसरे 2 स्टेप्स में आपने ठीक उसको है। पानी निकाला, उससे कम हुआ, फिर आपने थोड़ा सा उसको कम किया, तो एक खास किस्म का केमिकल होता है जो कि आपका जब कूल करते हैं, तो वो केमिकल का जो एक्शन है वो कम हो जाता है, जिससे ओके। आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो चावलों का है, स्टार्च कंटेंट, वो कम हो जाता है। तो जब वो चावल खाते हैं तो तेजी से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। ठीक है। लेकिन उनको भी मैं क्वांटिफाई करता हूँ कि जी इतना खाएं। ओके। ये नहीं कि आप फ्रिज से निकाल के मेरी इजाजत से खा रहे हैं, आप तो 3-3 4-6 प्लेटें खा रहे हैं, ठीक ऐसा है। नहीं है। बिल्कुल फिर तो बिल्कुल। बढ़ेगा ही ना, हाँ। क्वांटिटी में रख के, तो इसमें वो ओके। होता है। और मैं ये उन लोगों के लिए है जो सिंगापुर में, मलेशिया में, जहाँ पे चावलों के अलावा चॉइस कोई नहीं है आपको। अगर आपके पास चॉइस है तो फिर आप प्रेफर करें कि मल्टीग्रेन पे जाएं। मल्टीग्रेन पे जाएं, या खालिस जो गंदम होती है जिसमें चोकर मिला हुआ होता है, आप अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अगर बना के उसमें चोकर निकलना न दें, वो वाला आटा खाएं, उसकी और रोटी। राइट। अच्छा सर, एक चीज मैं चाहूंगी आप हमारे साथ डिस्कस करें, व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया? जी हाँ, ये टर्म डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। हाइपोग्लाइसीमिया ये एक ऐसी टर्म है जो कि थोड़ी सी इमरजेंसी भी है, ओके। एक सीरियस थिंग है, और ये डायबिटिक्स में ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पे उन डायबिटिक्स में जो कि या तो इंसुलिन यूज़ कर रहे होते हैं, ओके। या ऐसी दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं सल्फोनाइल यूरियाज, या वो दवाइयाँ जो कि पेनक्रियास से इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती हैं। अच्छा, वो ये दवाइयाँ क्या करती हैं? ये दवाइयाँ शुगर लेवल्स को डाउन करती हैं। अगर एक ख़ास टाइम के लिए आप खाना नहीं खाते, 2-3 घंटे से या 4 घंटे से आप खाली पेट है, हम नहीं खा रहे, इंसुलिन लगाई हुई है, या ये मेडिकेशन जिनका जिक्र किया, सल्फोनाइल यूरियाज, या ऐसी मेडिकेशन जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो अगर आप जो है वो आप ले रहे हैं, और उसके बाद काफ़ी देर तक आप खाली पेट हैं, या खाना नहीं खा रहे, या रोज़ा है, या जो भी चीज़ है, या टाइम नहीं मिल रहा अपनी, ठीक है। तो आपको रिस्क बढ़ जाता है कि आपका शुगर लेवल नीचे जाएगा, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब इसमें टेक्निकल जो चीज़ है वो ये है कि अगर शुगर लेवल 70 से या 65 से कम हो जाए, तो ये इट्स अ हाइपोग्लाइसीमिया।
तो ये खतरनाक चीज़ है। अगर आप इसका लेवल 65 या 75 से नीचे जाएगा, 65 से मज़ीद नीचे जाएगा, तो इंसान को पहले तो भूख लगती है, फिर उसको पसीने आते हैं ठंडे। पसीने के आने के साथ साथ जब भी लेवल, अगर इस पे भी कोई चीज़ वो नहीं खाएगा, शुगर लेवल मतलब नहीं अपना ठीक करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता शुगर लेवल मज़ीद डाउन होता है, हाइपोग्लाइसीमिया मज़ीद वर्स हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इंसान पे बेहोशी तारी हो जाती है, उनकी कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहती, उसको आप कहते कुछ हैं, जवाब कुछ आता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बेहोशी की तरफ चला जाता है, बेहोश होने लगता है। और इट्स एन इमरजेंसी। अगर टाइम पे ये ट्रीट ना किया जाए, इसका तदारुक नहीं किया जाए, तो फिर आप डीप कोमे में या पेशेंट डीप कोमे में चला जाता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंप्लेंट है। ओके सर, ये तो बात आपने की ना कि जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है और वो मेडिकेशन पे हैं, एक आम बंदा अक्सर शुगर लेवल लो हो गया है, या मैं जो हूँ हाइपोग्लाइसीमिया है मुझे लोग कहते हैं, यंगस्टर्स अक्सर ये बात कर रहे होते हैं जिनका शुगर लेवल वैसे ही लो रहता है, क्या वो भी हाइपोग्लाइसीमिया में आता है? नहीं, देखिए, या वो हमने खुद से सुना के टर्म निकाल लिया? यंग एज सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम यंग एज में आता है। काफी देर से नहीं खाया हुआ, तो वो टीचर से पूछ के क्लास से बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, मेरा शुगर लेवल लो हो गया, मैं हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा हूँ सर, मैं कुछ कैफेटेरिया से खाऊं। तो ये बात जहाँ तक लेवल लो होने की बात है, ये ठीक है, बट इट्स नॉट एन मेडिकल इमरजेंसी। क्योंकि आपकी बॉडी में जब आप नॉर्मल है, आप डायबिटिक नहीं है, किसी मेडिकेशन पे नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं, यंग है, आपकी एज है, और आपका कुछ काफी देर होगी खाना नहीं खाया हुआ, नाश्ता करके नहीं आए, लंच का टाइम भी नहीं मिला, क्लासेस हैं, सारा बिजी है, यंग बंदा है, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसका शुगर लेवल डाउन होगा। बट वो हाइपोग्लाइसीमिया वो वाला नहीं है जो कि डायबिटिक्स में है। हाइपोग्लाइसीमिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने बॉडी में एक अल्लाह ताला ने काउंटर जो है ना एक्शन मैकेनिज्म बनाया हुआ है, इसको काउंटर करने के लिए। उसके लिए खास किस्म का हार्मोन है, जैसे इंसुलिन है ना, एक और हार्मोन है, इसको कहते हैं ग्लूकागॉन, वो प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, वो क्या करता है कि वो आपके लिवर से, आपके फैट से जो है ना, वो तोड़ता है उसको और ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बना के ब्लड में फेंकता है, तो आपका शुगर लेवल एक खास लेवल से नीचे नहीं जाने देता। जबकि डायबिटिक्स में ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, वो नीचे जाता है, क्योंकि वो इंसुलिन ले चुका होता है, ये दवाई ले चुका होता है, उससे वो कंट्रोल नीचे जा रहा होता है। तो जो नॉर्मल बंदा होता है वो इंसुलिन पे नहीं होता, वो तो नॉर्मल बंदा, तो उससे पे ये ग्लूकागॉन अपने एक्शन में आता है, जब खास लेवल पे ग्लूकोज गिरता है, वहां से ये नीचे नहीं जाना जाता। तो ऐसा बंदा नॉर्मल, उसको टीचर जब ना भी जाने दें, वो क्लास पूरी करे तो उसका वो इमरजेंसी नहीं है, वो इमरजेंसी। यार, आपने बहुत सारे लोगों का जो है ना, बहुत सारे बच्चों का दिल तोड़ दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शहद, जिनको भी शुगर डायग्नोज हो जाती है, डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है, पीपल आर लाइक, नहीं हम चीनी नहीं लेते, हम गुड़ लेते हैं, हम शक्कर लेते हैं, और शहद जो है, क्योंकि उसके बारे में अहादीस हैं कि उसमें शफा है, तो लोग शहद के चमचे भर भर के चाय में डाल रहे होते हैं। या ये बहुत बड़ी मिथ है कि जी हम चीनी नहीं लेते, हम शक्कर लेते हैं, या हम गुड़ लेते हैं, या शहद का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें, शहद को तो ज़रा मैं थोड़ा सा साइड पे रखूं कि ये तो इसमें शफा भी है, और ये इस्लामिक स्वीट है हमारी, इसका शुगर लेवल बढ़ता है, इससे बढ़ते, नो डाउट अबाउट दैट। डायबिटिक है तो शहद का इस्तेमाल आपको कम से कम करना होता है, या सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया में करना होता है। लेकिन जहाँ तक ये गुड़, शक्कर, और ये तो मेरी बड़ी फेमस सेइंग भी है, मैं अक्सर कहता हूँ अपनी वीडियोस में भी और डिफरेंट इंटरव्यूज में भी, कि ये गुड़, शक्कर, चीनी, ये सब बहन भाई हैं। अच्छा, ठीक है ना। अगर आप एक भाई से बात नहीं करेंगे तो दूसरे भाई से बात करेंगे, तो है तो वही जीन्स ना, वही है, फैमिली तो वही है ना, तो इसलिए ये बहन भाई हैं। अगर आपकी चीनी, ये दिल की तसल्ली के लिए मैं चीनी, अगर आप शक्कर भी डालेंगे, गुड़ भी लेंगे, दोनों शुगर्स हैं, ठीक है ना, और ये शुगर बढ़ाएंगी। अगर आप डायबिटिक हैं, तो अगर आप चीनी बंद है, तो आपका गुड़ भी बंद है, आपकी शक्कर भी बंद। व्हाट अबाउट खजूरें? खजूरें, देखिए, खजूर और शहद को मैं एक उसमें करता हूँ, ये खजूर एक बड़ा अच्छा फ्रूट है, इस्लामिक फ्रूट है। पहले शक्कर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम खजूर और शहद को डिस्कस कर लेते हैं। जो शक्कर है, गुड़ है, और चीनी, सफेद चीनी, ठीक है, ये तीनों चीजें शुगर लेवल बढ़ाती हैं। और डायबिटिक्स को जब चीनी मना है, तो इसका मतलब है उनको शक्कर भी मना है, उनको गुड़ भी मना है, ठीक है। और ये ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि, लेकिन वो ये होता है ना कि जो है ना, वो जो है ना, थोड़े से लोग जो है ना, जिनको सख्त परहेज करना पड़ता है, खास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो थोड़ा से पिछले ज़माने के लोग हैं, और वो यंगस्टर नहीं है, और उनको डायबिटीज़ है, और पुरानी डायबिटीज़ है, तो उन्होंने अब कहीं अपने एंसेस्टर्स को देखा होगा कि वो शक्कर यूज़ करते हैं, उसमें उस ज़माने में चीनी नहीं होती थी, या होती भी तो कम प्रोसेस चीनी बनती थी इतना ज़्यादा। तो वो गुड़, उनकी फसलें होती थी गन्ने की, वहीं से घर से गुड़ बनता और शक्कर और सारा कुछ करते, तो वो शक्कर यूज़ करते, तो उन्होंने उनको देखा हुआ है। तो उनका ख्याल ये है कि यार ये हेल्दी है, और ये ऐसा नहीं है। गुड़, शक्कर, चीनी सारी एक ही चीज़ें हैं।
तीनों बहन भाई हैं, अगर एक से शुगर बढ़ती है तो दूसरे ही बढ़ती है, अगर आप डायबिटिक हैं तो तीनों मने आपको। ये नहीं कि आप एक चीज खाएं और दूसरी ना खाएं। और खजूर और शहद। हाँ, अब खजूर और शहद जो है ना इस्लामिक लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट ये फ्रूट है, खासतौर पे खजूर है, सुन्नत भी है, खासतौर पे रमज़ान में हजूर पाक तो सुन्नत है कि रोज़ा खोलते हुए जो है वो खजूर से खोला करते थे। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो सेहत का ख्याल रखना भी सुन्नत है, ठीक है जी। तो लिहाजा अगर डायबिटिक हैं तो खजूर आप उस वक्त खा सकते हैं जब आप हाइपोग्लाइसीमिया में हैं या आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है। शुगर लेवल कंट्रोल का मतलब है कि आप इलाज ठीक कर रहे हैं, वही एक अच्छे डॉक्टर से बैलेंस तरीके से मेडिसिन भी ले रहे हैं, डाइट भी है, फिजिकल एक्टिविटी है, तो इलाज ठीक है, कंट्रोल है, तो आप एक आध खजूर अगर एक टाइम पे लेते हैं, जिस टाइम पे आपने खाना नहीं खाया हुआ या आप खाली पेट हैं और शुगर लेवल थोड़ा डाउन है, तो आप ले सकते हैं, एक दो खजूर आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, और शुगर भी अनकंट्रोल्ड है, मेडिसिन भी इतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं ले रहे, डॉक्टर से भी विजिट नहीं करते, इलाज भी सही नहीं करवा रहे, नो खजूर। हाँ, आपको वो शुगर लेवल हाई करेगा, आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जहाँ तक शहद की बात है, सेम चीज़, शहद जो है मीठा होता है, शुगर लेवल बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जैसे चीनी से बढ़ता है उसी तरह शहद से भी बढ़ता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं और आप मेडिसिन नहीं ले रहे, अनकंट्रोल शुगर है, नहीं कंट्रोल कर रहे, इलाज भी सही नहीं चला, तो कोई शहद नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, घर में आप चेक किया ग्लूकोमीटर से 60-65 लेवल आ रहा है, 71 आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया जिसका जिक्र किया, तो अगर शहद पड़ा हुआ है तो एक हेल्दी चीज़ है, तो बजाय आप चीनी घोल के खाएं या कोई अनहेल्दी मीठा लें, मिठाई ले लें, या वो जो है वो किसी राहत स्वीट से या तहजीब से जाके मिठाइयाँ खाने के चक्कर में पड़ जाए, नहीं, शहद पड़ा हुआ है, सबसे अच्छा, सुन्नत भी है, सेहत भी है, फायदे भी। उस सूरत में जब हाइपोग्लाइसीमिया है, शहद खाएं, राइट, शायद से अपना हाइपोग्लाइसीमिया ठीक करें, लेकिन आदतन जैसे आम आदमी खाता है, नहीं, नो। ओके, ठीक है। अच्छा सर, एक ये चीज पूछूंगी, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आपका मैं मतलब समझ गया हूँ, शुगर ये फ्री, मतलब समझ कोल्ड ड्रिंक्स, या हर चीज जो है वो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं। इवन आपकी ड्रिंक्स जो होती हैं, हम खुल के नाम लेते हैं, अब तो जामे शीरी जो है, जो कि जामे शीरी है, वो भी शुगर फ्री आने लग गया है, और कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं जो कि शुगर फ्री हैं और ज़ीरो कैलोरीज हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये एक बड़ा चुपता हुआ, मिठाइयाँ भी आ गई हैं, ये बड़ा चुपता हुआ ये क्वेश्चन है, और इसमें कई लोगों के स्टेक्स भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं कोई ऐसा मतलब किसी के खिलाफ बात करने में नहीं है, ना मैं किसी कंपनी का है, जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा या हमदर्द, ये इस टाइप की बात नहीं है मेरे उसमें। तो एक एज अ डायबिटोलॉजी में एक्सपर्ट ओपिनियन कहूँगा। आपने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप वही बताएं। जी, अच्छा, अब ऐसा है कि देखें, जो ये जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं, जिसको कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, या ये पेप्सी, कोक, ये जितनी भी ब्लैक ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, जिनको हम कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, इनमें ज़ीरो आ गए हैं आजकल आ गया कि जी ये नो शुगर। देखिए, इसमें नो डाउट इनका शुगर नहीं होता इसमें, लेकिन इसमें जो मीठा करने के लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं, जैसे सेक्रीन है या इस टाइप की और चीज़ें, जो कि इनको टेस्ट तो देना है ना, टेस्ट तो देना, आप लिख तो दिया आपने शुगर ज़ीरो है, लेकिन ज़ाहिर है उस ड्रिंक को पिया तो तब लोग तो पियेंगे तब ना, जब उसमें वो टेस्ट होगा, वो जो टेस्ट होगा, तो वो सेक्रीन और इस टाइप की चीज़ जो कम मीठा करने वाली होती है वो यूज़ किया जाता है। तो वो यूज़ किया जाता है तो आप जो है वो उनसे ग्लूकोज लेवल इतना नहीं बढ़ता, लेकिन ये केमिकल्स हैं, ठीक है। आप अगर फ़र्ज़ करें कोई बहुत साल बाद कोई पार्टी आ गई, कोई महीनों बाद आप गए हैं किसी शादी में, आप डायबिटिक हैं, बाकी सारे नॉन डायबिटिक हैं, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, तो एक आध दफ़ा आपने कोई ज़ीरो कैलोरी कोई ड्रिंक मंगवा ली और आप बाकी सारे दूसरे खा रहे हैं, तो आप अपना ठीक है वो शौक पूरा कर सकते हैं कभी-कभी। लेकिन ये नहीं है कि आपने जिस तरह पहले लोग हर खाने के साथ, जैसे कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज हर खाने से कल्चर बना हुआ है कि जी हमने जो है खाने के साथ जब तक कोल्ड ड्रिंक नहीं होगा, हम खाना हजम नहीं होगा, हम खाएंगे, जैसे 7 अप ना हो या कोक ना हो, ये इस तरह चीज़ नहीं है। आप डायबिटिक हैं, आपको रेगुलरली इन ड्रिंक्स से पे नहीं जाना जो आर्टिफिशियली ज़ीरो, ये बात होगी कोल्ड ड्रिंक्स की। अब कुछ बेकरीज हैं, अब बेकरीज में क्या लिखा होता है, ये शुगर फ्री रस, शुगर फ्री बर्फी, शुगर फ्री बिस्किट, कैसे पॉसिबल है? बेकरी में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है वो? व्हाइट फ्लावर और शुगर, व्हाइट फ्लोर, मैदा, वही तो असल गेम है, वहीं पर तो सारी खराबी है, वही तो प्रोसेस फूड है, वो रिफाइंड मैदा है, वो रिफाइंड शुगर है जो कि जिससे बन रहा है। तो आप अगर उसमें चीनी नहीं डाल रहे और उसको कह रहे हैं कि ये शुगर फ्री है, तो इट्स नॉट शुगर फ्री,
वो जो मैदा जिससे वो बना हुआ है एक्चुअली बेसिकली तो वो ले रहा है ना, वो तो शुगर तो वो बढ़ा रहा है, तो लिहाजा कोई चीज कोई बेकरी आइटम शुगर फ्री नहीं होता, ठीक है ना। अगर वो बेकरी आइटम है, बिस्किट है, केक है, रस है, बर्फी है, जो भी है वो बढ़ाएगी शुगर, और अगर आप डायबिटिक हैं तो नो। ओके, और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो स्टीविया का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में सबसे बेहतर स्टीविया है, वो भी स्टीविया जो कि वाकई प्लांट बेस्ड पौधे से बनाया गया है, उसमें कोई केमिकल नहीं यूज किया गया। मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ क्लिनिक पे भी, वीडियोस में भी, कि यार स्टीविया का पौधा इतना सस्ता आता है, गमले में उग जाता है, घर छोटा है, बड़ा है, बाजू कहते हैं बड़े घरों की बात है। क्या कहते हैं सर स्टीविया को? जी, स्टीविया स्टीविया आप जाएंगे नर्सरी पे, आप कहेंगे स्टीविया का पौधा दें आप, वो अपने घर में उग जाता है, गमले में भी उग जाता है, इवन छोटे गमले में भी उग जाता है। आप 2-3 गमले में अपने घर पे उगाएं, पत्ते तोड़ के उसको थोड़ा सा ड्राई करें, सूरज में आगे उसको कूट के उसको मिलाएं, किसी भी चाय कावा में आप मिलाएं, स्वीट ड्रिंक्स में मिलाएं, अपने स्वीट डिशेस में मिलाएं, बहुत अच्छा मीठा देगा, बहुत अच्छा, कोई केमिकल नहीं है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनेस की बजाय आप घर पे स्टीविया का पौधा लगा के उससे मीठा लें। आप क्यों किसी केमिकल प्रोसेस चीजों पे जाते? प्रोसेस चीजों का तो मैं दुश्मन हूँ, प्रोसेस चीजों के दुश्मन है। सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के लिए हैं या वैसे भी आप दुश्मन हैं प्रोसेस चीजों के? देखिए, जहाँ तक प्रोसेस चीजों की बात है ना, तो ये अनहेल्दी होती है, चाहे आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक है। देखें, सेहत सिर्फ डायबिटिक्स के लिए तो नहीं है ना, सेहतमंद खाना या बैलेंस डाइट से डायबिटिक का हक तो नहीं है ना। अगर नॉर्मल बंदा है तो उसको भी तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है ना। ये तो नहीं है कि अगर आप नॉर्मल है, अल्लाह ताला ने आपको शुगर बीमारी से बचाया हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो ये तो नहीं है कि फिर आप सब कुछ खाएं, सब अनहेल्दी चीजें करें, आप एक्सरसाइज भी ना करें, आप फिजिकल एक्टिविटी भी ना करें, आप जो है बेकरी स्टफ भी खा रहे हैं, आप प्रोसेस खाने भी खा रहे हैं, जो कि डायबिटीज को मना है। नहीं, प्रोसेस खाने, रिफाइंड खाने ना सिर्फ जितने नुकसानदेह डायबिटिक्स के लिए उतने नुकसानदेह आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि उससे उनको जो है ना मोटापे का रिस्क, जैसे मोटापे का आपने जिक्र, मोटापे का रिस्क बढ़ता है, लोगों का वेट गेन होता है, वेट गेन होने से प्री डायबिटीज का टाइप 2 डायबिटीज, वेट की वजह से और प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, स्ट्रेस, जॉइंट्स, तो एक चीज से पे मुख्तलिफ बीमारियां निकलती हैं। तो जब प्रोसेस फूड है, ये आपको ना सिर्फ वेट गेन कराता है बल्कि आपको अनहेल्दी बनाता है, तो मैं तो सबके लिए मना करता हूँ, ये नहीं कि डायबिटिक्स के लिए। अच्छा सर, ये शुगर रश का क्या कॉन्सेप्ट है? बच्चों में मैंने स्पेशली देखा है कि जो ही वो कोई जंक फूड खाते हैं एकदम से एक्टिव, खुश, और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें दोबारा से कुछ शुगर रश चाहिए होता है। मैं चाहती हूँ शुगर रश के कॉन्सेप्ट को आप देखिए, ये बच्चों में ना होता ये कि देखें, जब वो कुछ खाते हैं, खासतौर पर रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं ना, तो वो एकदम शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। तो जैसे ही बच्चा खाता है या जवान आदमी खाता है तो उनका शुगर लेवल फौरन बढ़ता है। तो जब शुगर लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? एनर्जी होती है ना। ग्लूकोज क्या है? एनर्जी है। सेल में जब एनर्जी जाती है तो चाइल्ड बिकम एक्टिव, ठीक है। जब एक्टिव होता है तो क्या करता है कि वो फिर भागता है, दौड़ता है, खेलता कूदता है, अपनी कैलोरीज को कम करता है, यानी वो बर्न करता है वो सारी कैलोरीज जो उसने अभी ली होती हैं। जब बर्न करता है तो क्या होता है? शुगर लेवल कम्स डाउन। जब डाउन होता है तो फिर उसको क्रेविंग होती है, फिर इसको दिल लगता है, तो ये शुगर, फिर उसको फिर थोड़ा सा और मीठा चाहिए होता है कि अपना, तो ये शुगर रश होता है। बेसिकली आपको ना प्रोसेस फूड, वही बात आ गई, प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्किट्स, बेकरी स्टफ से शुगर रश नहीं करना चाहिए। ये आपके बच्चे के लिए अनहेल्दी है, इससे वेट गेन भी होता है, इससे जो है ना डिफरेंट किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स और अनहेल्दी जो चीज़ें होती हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, कई केमिकल्स होते हैं जो कि फिर आगे जाके सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, कुछ मिथ्स पे बात कर लेते हैं। जी। मिथ्स हैं, नीम का पानी पी लो, करेले का पानी पी लो, शुगर कम हो जाएगी, ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। कुछ जड़ी बूटियों के नाम लिए जाते हैं, उनको कूट के खा लो, मतलब जो गंदी जहरीली चीज़ है ना, अगर वो खा लो तो उससे शायद शुगर कंट्रोल हो जाती है। क्या ऐसा है? देखिए, मैं पहले ये बात करूं, जो ये चीज़ें हैं ना नेचुरल, जो ऑर्गेनिक, आपने करेला का, जामुन है, फ्रूट, अच्छा फ्रूट है जामुन, इससे शुगर नहीं बढ़ता, बड़ा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। करेला जो है बड़ी अच्छी सब्जी है, उसके अंदर कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कई किस्म के जो है ना विटामिन्स होते हैं। मैं इनको अनहेल्दी नहीं कहता, ठीक है। लेकिन ये जो आपने कहा ना जहरीली, ये जहरीली नहीं होती, कड़वा जायका जो है ना जहरीला नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो गलत मिथ जो है वो ये कहते हैं कि अगर आपको शुगर होगी है तो आप कड़वी चीजें खाएं, तो वो आपकी शुगर को ठीक कर दी, मुकम्मल इलाज। ऐसा नहीं है। कड़वी चीज खाने से या कड़वी चीज खाने से आपका शुगर का इलाज नहीं होता, या आपका शुगर खत्म नहीं होता, ये बीमारी ठीक क्योर नहीं हो जाती 100%।
बेसिकली ये होता है कि जो कड़वी चीजें होती हैं इनके अपने फायदे होते हैं। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ करेले को। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, I think. एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कई तरह के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फास्फोरस होता है, आपका मैग्नीशियम होता है इन सब्जियों में। तो ये चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वैसे भी। ये तो बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं ना, ये तो आप ज़रूर लें। लेकिन अगर आप उसके साथ ये मिक्स कर देंगे कि ये शुगर का इलाज है जी या इससे आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो ये गलत बात है। आप ज़रूर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, करेला है, करेले का पानी है, आप उसको करें, लेकिन करेले का पानी आप इस नीयत के साथ या इसके साथ ना खाएं, या किसी की ये बात सुन के ना खाएं कि जी करेले का पानी मैं पूरे 1 महीना पीऊंगा, सुबह निहार मुँह तो मेरी शुगर खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। फिर क्या करते हैं लोग कि ये पानी पीना शुरू करते हैं, दवाइयाँ खत्म, और डॉक्टर्स के पास जाना भी खत्म, डॉक्टर का विजिट भी खत्म, मेडिसिन भी खत्म, या जो भी इंसुलिन दवाइयाँ जो भी दी हैं वो खत्म। कहते हैं यार ये तो मुझे फलां बंदा कह रहा था करेले का पानी भी, मेरी तो बीमारी खत्म है। और जब क्या होता है कि महीना जब करेले का पानी पीते हैं, दवाइयाँ बंद करके पीते हैं, और हमारे पास आते हैं और यहाँ शुगर जमीन मतलब आसमान तक पहुंची होती है लेवल, और सिर्फ लेवल ही आसमान तक नहीं पहुंचे होते, उनका किडनीज पे भी वो असर आया होता है, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, उनके हार्ट के प्रॉब्लम, उनके कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम, उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, यानी मतलब कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। आप शुगर कंट्रोल करें दवाइयों के साथ साथ। अगर आप इन ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, नट्स लेते हैं, आप सीड्स लेते हैं, आप करेला खाते हैं, खाएं, ये तो हेल्दी है। इससे आपका जो डोज है मेडिसिन की वो कम हो सकती है, आपको कई तरह के मिनरल्स, कई तरह के विटामिन्स मिल सकते हैं, लेकिन ये इलाज नहीं है। इलाज नहीं है। अच्छा सर, इंसुलिन के बारे में कहते हैं अगर एक दफा लगाना शुरू कर दी तो जिंदगी भर लगानी पड़ेगी। ये भी एक मिथ है। देखिए ना, इंसुलिन अब 2 तरह के पेशेंट्स आ गए, वही टाइप 1 टाइप 2 की जरा बात कर लें। टाइप 1 अगर आपको है फिर तो इंसुलिन लगानी है ना, इलाज ही वही है। ठीक है, फिर तो इलाज ही कोई नहीं ना, गोलियां तो नहीं है, इलाज ही इंसुलिन है। तो ये एक दफा लगाना पड़ गई, सारी उम्र लगाना पड़ गई है, तो उन लोगों की मिथ है जो कि नॉन टेक्निकल है, नॉन डॉक्टर है, कि जी एक दफा लगाई। भाई जब एक दफा लगाई, क्या खाना एक दफा नहीं, आपने एक दफा खाना आप बताएं, अगर आप टाइप 1 डायबिटिक है, सिर्फ एक दफा जिंदगी में खाना खाएंगी? बार बार खाएंगी ना, दिन में 3 खाने तो खाएंगी, कम से कम 2 तो खाएंगी ना। तो खाने में क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि इंसुलिन एक दफा लगाई जाए लाइफ में, कि जी आज लाइफ में आप पहला टीका लग गया जी, आप सारी जिंदगी आपका वो टीका जो है ना कंट्रोल करेगी। ठीक है, कोई लॉजिक, मतलब इस बात में कोई लॉजिक? टाइप 2 में आप कर सकते हैं। टाइप 2 में ये होता है कि टाइप 2 में बाज़ औक़ात टैबलेट्स के साथ साथ कुछ लोगों के ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरी होती है। टाइप 2 पेशेंट्स है तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के साथ उनकी जो हीलिंग है, जो टांके लगे हुए हैं, अंदर जो प्रोसेस हुआ हुआ है, उसको क्विक हीलिंग के लिए हम इंसुलिन देते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। ओके, शॉर्ट उसमें भी लोग कहते हैं कि जी यार एक दफ़ा लगी, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर टाइप 2 पेशेंट्स हैं, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है, कोई सर्जरी हुई हुई है, कोई ख़ास किस्म की इन्फेक्शन हुई हुई है, पाँव ख़राब हुआ हुआ है, आंखें ख़राब हुई हैं, सर्जिकल मसला है, ऑपरेशन होना है, कुछ भी मसला है जो कि डायबिटीज़ के अलावा, क्योंकि एक डायबिटिक को क्या और बीमारियां नहीं हो सकती है ना, तो कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी। जैसे अब कोविड था, हमारे कई पेशेंट्स को डायबिटिक्स को, क्योंकि डायबिटीज़ एक बजाते खुद कोविड का रिस्क फैक्टर है, जिनको डायबिटीज़ थी उनको सबसे ज़्यादा कोविड ने मुतासिर किया था। तो अब कोविड में जो लोग इंसुलिन पे नहीं थे, टैबलेट्स पे थे, जब कोविड हुआ उनको स्टीरॉयड लगे, तो हमने क्या किया, मुझे खुद कोविड हुआ इन किस्म के पेशेंट का इलाज करते हुए। आप यकीन कीजिए कि मैं फुली प्रोटेक्टेड मैं पेशेंट्स देखता था अपने कोविड के जो डायबिटिक्स थे, मुझे भी हुआ लगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते थे, हम इंसुलिन देते थे पीरियड के लिए, जब आपको स्टीरॉइड मिल रहा है, आपको थेरेपी मिल रही है, आप कोविड का इलाज हो गया, इंसुलिन बंद। लेकिन लोग कहते हैं उनको कि जी एक दफा इंसुलिन शुरू होगी तो सारी उम्र, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इंसुलिन टाइप 2 में अगर दी भी जाती है तो कुछ अरसे के लिए जाती है। हाँ, कुछ ऐसे टाइप 2 डायबिटिक भी हैं, ताकि मैं आपकी उस पर पॉडकास्ट से कोई गलत फहमी ना बीच में क्रिएट हो, कि कुछ ऐसे डायबिटिक हैं जो टाइप 2 हैं और काफ़ी अरसे से हैं और ओरल मेडिकेशंस सारी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही ड्यू टू एनी रीज़न। अब रीज़न पे बात नहीं करते, ड्यू टू एनी रीज़न उनको फिर हम जो है वो इंसुलिन पे डालते हैं, और फिर इंसुलिन को यूज़ करनी पड़ती है लाइफ टाइम, जितनी ज़िंदगी बाकी उसमें यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनका जो लबलबा है। और यहाँ पे मैं एक और टाइप ऑफ डायबिटीज़ का नाम लूँगा जिसको कहते हैं लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ द एडल्ट, ये इससे बनता है लाडा। ये वो टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जो कि थोड़ा मिडिल एज में या बूढ़े लोगों में होती है, लेकिन होती कौन सी वाली है, यंग लोगों वाली। यानी बूढ़े लोगों में यंग लोगों वाली डायबिटीज हो जाना, यानी बूढ़े एज में आकर उनके इंसुलिन आखिरकार आके विद द टाइम बंद हो जाती है, बनना बंद, तो फिर उनको इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो इस तरह के पेशेंट्स को इंसुलिन जब दी जाती है तो लाइफ लॉन्ग दी जाती है। ओके, अच्छा सर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर काफी निशाना बनाया जाता है कि क्योंकि इन्होंने अपनी कारोबार चलाना है, तो एक तो ये कि वो डॉक्टर से अलाइन होते हैं कि कौन सी दवाइयाँ आपने लिख के देनी है,
और उसके बदले में बहुत सारे ट्रिप्स कराए जाते हैं, डॉक्टर्स को फैसिलिटेट किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि WHO की जो पहले लिमिट थी डायबिटिक पेशेंट की, वो विद टाइम कम की जा रही है। जैसे पहले 140 था आई थिंक, और अब 110 पे चले गए हैं। प्री डायबिटिक पेशेंट की लिमिट जो है, ग्लूकोज लेवल की बात करें, ग्लूकोज लेवल की बात करिए, वो चेंज हो रहा है, वो कम हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि ये भी इसलिए कम करवाया जा रहा है क्योंकि दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेचनी है। देखिए मैं बीइंग अ डॉक्टर, मेरी प्रैक्टिस कोई 3 हफ्तों की नहीं, ठीक है, 3 दिनों की नहीं, 3 सालों की भी नहीं, 3 दहाइयों की मेरी प्रैक्टिस है, मेडिकल प्रैक्टिस की है। 25 साल से मैं डायबिटीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और नो डाउट आपकी बात में थोड़ी सी हकीकत ये है कि मेडिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो डॉक्टर्स को मोबिलाइज करती हैं, विजिट्स भी कराती हैं, आपको कई तरह की आपको मराहत देती हैं आपकी डॉक्टर्स को, और देती हैं, और उनका काम भी बिजनेस होता है, मार्केटिंग है ना जी। देखिए ना, ठीक है, देखिए सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये काम नहीं कर रही, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना। आपकी जो नेस्ले है, जो आपका नेस्ले जूस बना रही, आपके ख्याल में क्या वो कुछ नहीं अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, या जो उनके रिटेलर्स हैं, या जो उनके जिससे भी, जिस कंपनी से वो बिजनेस कर रहे हैं, जिनसे डिस्ट्रीब्यूशन है या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, क्या उनको कोई मराहत नहीं दी जा रही? देती सारी बिजनेस की टैक्सेस है ना। या तो आप पूरी बिजनेस की टैक्सेस चेंज कर दें, बैन कर दें जी, कोई हमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे एतराज नहीं, हमें डॉक्टर्स पे एतराज है। अच्छा नहीं, देखिए डॉक्टर्स जहाँ तक बात है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, राइट, ठीक है ना। मैं अपने भाइयों के बारे में, या जो हमारे पेटी भाई हैं, उनके बारे में मैं नहीं कहता। 5 उंगली बराबर नहीं होती। कई अच्छे भी लोग होते हैं, कई बुरे लोग भी होते हैं, हर फील्ड में, सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं, हर फील्ड में। पॉलिटिशियंस अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, ठीक है जी। इंजीनियर्स अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, ठीक है ना। आर्टिस्ट अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मीडिया पर्सन्स जैसे आपकी बात करें, अच्छे भी हैं, बुरे भी। तो अच्छे लोग सब जगह होते हैं, बुरे लोग भी सब जगह होते हैं। तो एक जो है ना, आप बात को सुनकर या एक चीज को नेगेटिव देख के आप सारी चीज को या पूरी फील्ड को नेगेटिव नहीं कह सकते, ठीक है ना। जहां तक ये बात है कि डॉक्टर्स एंजॉय करते हैं, मराहत लेते हैं, सारे नहीं, सब नहीं। देखिए 3 दहाइयों पे मबनी मेरी प्रैक्टिस है। मैंने आज तक आप ना मेरे घर में, ना मेरे क्लिनिक पे आप कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दी गई हो। इवन कि मैं अगर वो कभी कोई पेन जिसपे उनकी प्रोडक्ट का नाम लिखा है वो मुझे दे के जाती है, तो मैं अपने बच्चों को दे देता हूँ। जब दे जाती है, ज़ाहिर वो तो पेन तो नहीं, मैं अब मार्केट पेन नहीं लेता, इतना भी मैं कोई अकड़ नहीं है मेरे में, कोई वाइट कॉलर नहीं है कि इतना नहीं है। वो पेन गिफ्ट कर जाता है, पेन जी लिखने के लिए, ज़ाहिर लिखने का काम हमारा है, प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो मैं इवन इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं पेन भी अपने बच्चों को देता हूँ, यार ये अपना क्यों, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो यूज़ कर लें। लेकिन मेरे जो है ना, आपने क्लिनिक पे, घर में कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखेंगी जो कि किसी कंपनी की मराहत हो या दी गई हो। एक बात। दूसरा, मैं कभी भी, ना मेरी फैमिली, ना मैं, ना मेरे बच्चे, कोई भी जो है वो कभी भी किसी फॉरेन टूर पे मैं जाता हूँ। मुझे बाहर जाने का बहुत शौक है, मेरी फैमिली को बड़ा शौक है। हम हर साल कोई ना कोई ट्रिप हमारा होता है, फॉरेन टूर होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हम करते हैं, लेकिन अपने पैसों से, किसी कंपनी के पैसों से या किसी फार्मास्यूटिकल के उस पे कि जी फलां कॉन्फ्रेंस, कभी नहीं, मैंने आज तक नहीं दिया। जितनी भी मेडिकेशन है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से इन्फ्लुएंस नहीं है? नहीं, मेरी प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस नहीं है। मेडिसिन तो मैं देता हूँ ना। देखिए अगर मैं कोई दवाई लिखता हूँ, पेनाडोल लिखता हूँ से, ठीक है ना, तो पेनाडोल क्या मैंने खुद बनाई हुई है? किसने बनाई? किसी कंपनी ने बनाई है ना। मेडिसिन में देता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें मेडिकेशन होती है। लेकिन देखें, मेडिकेशन में एक तो मेरी प्रैक्टिस में मेडिसिन कम होती है। मैं उन डॉक्टर्स में से हूँ जो कम से कम मेडिकेशंस और ज्यादा से ज्यादा लाइफस्टाइल, क्योंकि मेरी डायबिटीज फील्ड ही कुछ, मैंने आपको बताया ना, उसमें सारी चीजें हैं, एक्सरसाइज भी है, डाइट भी है, कम से कम दवाइयाँ। और मैं वो दवाइयाँ देता हूँ जो कि मेरी रिसर्च बेस्ड होती हैं। यानी मैं अगर फर्स्ट कर आज कोई नई दवाई आई, ठीक है, उससे कोई एक नई प्रोडक्ट आई जी, सबने कहा कि यार ये प्रोडक्ट आई है, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट डे से उसको देना शुरू नहीं। मैं उस पर काम करता हूँ, मेरा एक रिसर्च है, ठीक है जी, मैं उस पर काम करता हूँ, मैं देखता हूँ ये किस रिसर्च से आई है, इसके रॉ मटेरियल्स क्या हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ दुनिया में यूज हो रही है, क्या रिस्पॉन्स है, पेशेंट पे इसके असरात क्या क्या हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, कितने रिएक्शंस हुए हैं आज तक इस पे, ठीक है। फिर मैं उसको, जब मेरे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं कि मैं उन दवाइयों को दूंगा जो कि इन प्रोटोकॉल्स पे पूरा उतरेंगी। मेरी एक थोड़ी सी जो आप कहते हैं ना
SOPs हैं मेडिसिन देने के, वो अगर SOPs पे अगर वो दवाइयाँ पूरी उतरती हैं, उसमें सबसे पहला जो मेरा टैग लाइन कह ले या इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं देखता हूँ कि पेशेंट पे उसका रिस्पॉन्स क्या है, क्या उसकी बीमारी में उसको फ़ायदा है कि नहीं। एक चीज़ इसको कहते हैं एफिकेसी। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि पेशेंट में उसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है। अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं और अच्छे इफेक्ट कम है, कभी भी मैं अपनी प्रैक्टिस में ऐसी दवाइयों को नहीं लेके आता। तो मैं मेडिसिन को सिर्फ इस वजह से प्रैक्टिस पे नहीं लाता या इसलिए लिख के देता कि कंपनी ने कहा हुआ है, ठीक है ना, या किसी कंपनी के लिए मैं मेडिकेशन देता, मैं पेशेंट को मेडिकेशन देता हूँ और वो पेशेंट के लिए अच्छी होती है तो मैं दूंगा। और ये WHO ने क्यों लिमिट क्यों नहीं, देखिए ये बात जो है ना, ये मेरे ख्याल है किसी नॉन डॉक्टर से या अनटेक्निकल ये गाइडलाइंस होती हैं। देखिए, जब आप किसी भी स्पेशलिटी में आप डॉक्टर से आप बात करें तो हम लोगों ने जब जो भी पढ़ा है, फिर ज़ाहिर है हमारी नॉलेज अपडेट होती है ना। ये तो नहीं है कि अगर मैंने अब 30 साल पहले पढ़ा है तो मैं अब मुझे हर साल जो है नए जर्नल्स, नई रिसर्च आ रही होती हैं। मैं कई ऐसी जो है ना वो मेडिकल कंपनीज और ऐसे इंटरनेशनल जो सेहत के इदारे हैं उनसे मैं मुंसलिक हूँ, पेड, ठीक है ना, जो कि रिसर्च बेस्ड हैं और जो रिसर्च आती है तो मुझसे शेयर करते हैं। वो साल में 2-3 दफ़ा वो रिसर्च पेपर्स मुझे पढ़ने पड़ते हैं कि नई रिसर्च क्या हो रही है, नई मेडिकेशन क्या आ रही है। तो इससे जो है ना ये नहीं होता कि आपकी जो है ना ये गाइडलाइंस आ रही होती हैं और हर बीमारी में डेवलपमेंट हो रही है, रिसर्च बेस्ड है। देखिए ना, पहले जो मोबाइल था कौन सा था, बटनों वाला GSM, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि यार ये जो है ये जो स्मार्टफोन्स हैं ये ज़ाहिर डेवलपमेंट हुई ना, फील्ड में डेवलपमेंट हुई, स्मार्टफोन के मतलब फ़ोन के IT में डेवलपमेंट हुई, जो कि GSM फ़ोन थे वो चेंज हो के अब स्मार्टफोन बन गए, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि ये माफिया है जिसे स्मार्टफोन बनाए, ये माफिया, तो GSM वाला माफिया नहीं था। यही चीज हो रही है ना। WHO या कोई भी जो वर्ल्ड इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर वो क्राइटेरिया बना रही है कोई, उसके पीछे रिसर्च है, ये FDA अप्रूव्ड होता है। ह्यूमन बॉडी भी तो विद टाइम चेंज हो रही है, जेनेटिक्स हमारी भी चेंज हो रही है, जेनेटिक्स चेंज हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। जो मेडिकल साइंस पहले थी, रिसर्च के साथ वो चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है ना। समझिए मेरी बात ना, इलाज चेंज हो रहे हैं। पहले एक थेरेपी होती, पहले इंसुलिन नहीं होती थी, मेडिसिन होती थी, लोग मर जाते थे। फिर इंसुलिन आई, इंसुलिन के बाद कई ओरल मेडिकेशन नहीं आई, अब भी कई नई दवाइयाँ मतलब आ रही हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तरक्की है, ये डेवलपमेंट है जो कि हर फील्ड में हो रही है, मेडिसिन में भी हो रही है, ठीक है ना। आप ये कहेंगे कि जी ये जो मेडिसिन में तरक्की हो रही है ये कंपनियों को फायदा देने के लिए हो रही है, ये बहुत गलत बात है। इट्स अ नॉन टेक्निकल अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये उन लोगों से फैलाई हुई बात है जो कि नॉन डॉक्टर हैं, जो कि मेडिकल्स के साथ कह रहे होते हैं कि भाई पहले तो ऐसे नहीं था, अब क्यों हो गया, सोचे जी दवाइयाँ बेचनी है। ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जिनका मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ अपना कोई मंजन या कोई अपना कोई ट्यूब या कोई अपना कोई केमिकल बेचना चाह रहे हैं या कोई भी बिजनेस वो करना चाह रहे हैं, फायदा उठाना चाह रहे हैं। आजकल क्योंकि डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन होगी, अपने बिजनेस फायदे के लिए, डॉक्टरी नहीं है वो, डॉक्टर नहीं है, अपने बिजनेस फायदे के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं। हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। डेवलपमेंट हो रही है, मेडिसिन तरक्की कर रही है, मेडिसिन में नई रिसर्च आ रही है, ये गाइडलाइंस आती हैं जो डॉक्टर के साथ शेयर होती है। मेरे साथ नहीं, पूरी दुनिया के जो भी पढ़े लिखे ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर्स हैं उनके साथ ये रिसर्च शेयर होती है। फिर वो गाइडलाइंस वो अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं। जैसे पहले जो गाइडलाइंस कहती थी कि 200 वाला जो है ना वो ठीक लेवल था, अब कहती कि नहीं, इट्स शुड बी 180 और लेस देन 180 रैंडम लेवल। तो ये रिसर्च बेस्ड चीजें होती हैं, ये ऐसे नहीं की जाती किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। तो ये जो लेवल्स आप बता रही हैं ये बिल्कुल ठीक लेवल हैं, ये रिसर्च बेस्ड हैं और ऐसे ही होना चाहिए। और मैं भी ये जो नई चीजें हैं, नई रिसर्च को अपनी प्रैक्टिस में शामिल करता हूँ। इससे मेरे कई हजारों पेशेंट फायदा उठाते हैं। जो डॉक्टर्स नई रिसर्च से फायदा नहीं उठाते या नई रिसर्च को नहीं करते, उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती क्योंकि उनके पेशेंट फायदा नहीं उठा सकते। नई रिसर्च का फायदा है पेशेंट के लिए, फायदा है कंपनीज के लिए नहीं। ओके सर, टाइम कम है, बार बार हमें कैमरा मैंने इशारा करा है कि बैटरी डाउन है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप शुगर पेशेंट्स के लिए मल्टीविटामिन और कोई जबरदस्ती डाइट एंड पे बता दें हमें। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने कभी मेरी प्रैक्टिस में या कभी किसी वीडियो में मैंने किसी कंपनी की कोई मल्टीविटामिन रिकमेंड नहीं की और मैं अभी भी नहीं करूँगा, अभी भी नहीं करूँगा। क्यों, आपका बिलीव नहीं है? नहीं, मेरा बिलीव है, मैं मल्टीविटामिन भी देता हूँ, लेकिन ये मैं फार्मास्यूटिकल बेस नहीं, मैंने वही ना किसी कंपनी का नहीं देता। मैं पेशेंट को देखता हूँ, पेशेंट पे जो जिस किस्म का भी मल्टीविटामिन पेशेंट को चाहिए, और जो मेरे एक्सपीरियंस में, जो मेरी रिसर्च जो मैंने बताया ना कि रिसर्च में ऐसे विटामिन, ऐसी सप्लीमेंट्स, ऐसी दवाइयाँ जो पेशेंट के लिए फायदेमंद है, ठीक है, कंपनी के लिए नहीं, पेशेंट के लिए फायदेमंद है, वो मैं लिखता हूँ, मैं देता हूँ। और वो एक नहीं होती,
वो मुख्तलिफ होती हैं, Okay. पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, कभी Right. किसी को क्या, कभी किसी को क्या। Right. अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार हो जाएं और आपको किसी मेडिसिन की जरूरत पड़े तो मैं दूंगा, लेकिन वो फिर मैं प्रॉपर चेकअप के साथ, प्रॉपर हिस्ट्री जो प्रॉपर हमारी चीज़ है उसको चेक करके दूंगा। ये नहीं कि आप मुझसे पूछेंगी माइक के थ्रू के लिए कोई बता दें, ऐसा नहीं, और ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया। और कोई परफेक्ट डाइट प्लान एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? देखें, परफेक्ट डाइट प्लान बताऊं एक छोटे जी, से please. एक टैग लाइन में, क्योंकि आपका वो टाइम भी हो रहा है। बैलेंस डाइट, और परफेक्ट डाइट balanced प्लान। diet? बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट ये होती है कि आप सब कुछ खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, नेचुरल खाएं, प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड जिसका कि मैंने जिक्र किया उससे बचें। आप हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन अपने एक एक्सपीरियंस मुआलिज के मशवरे से Right. एक्सट्रीम पे ना जाएं, ख़ास किस्म की क्वांटिटी में, एक ख़ास वक्त पे कंट्रोल पोर्शन साइज के देख के आप खा सकते हैं, लेकिन चीज़ को आपने पहले जांचना है कि ये कहाँ से आई है, इसका रिसोर्स क्या है, सोर्स क्या है, रिफाइंड है, नॉन रिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है। खाएं, आप सब कुछ खा सकते हैं, आमों लेकिन का बैलेंस मौसम आ रहा है, आमों का मौसम आ रहा है, आम कितने खा सकते हैं? आम देखिए, डायबिटिक पेशेंट आम खा सकते हैं। ये अच्छा। मैं वायद शायद होऊंगा जो कि आम की इजाज़त देता है, लेकिन वो डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है या उनका शुगर लोअर साइड पे या हाइपोग्लाइसीमिया साइड पे, वो आम खाते हैं। खासतौर पे आप जब स्नैक लेते हैं, जब हम डायबिटिक पेशेंट्स को मैं अक्सर कहता हूँ जो खासतौर पे टाइप 1 डायबिटिक होते हैं या वो पेशेंट जो इंसुलिन पे या ऐसी दवाइयों पे जिनसे शुगर लेवल लो होता है, तो उनको मैं खाने के 2-2.5 घंटे पर स्नैक देता हूँ। ठीक और है। मैं कहता हूँ कि स्नैक में आप बजाय बेकरी या इस तरह के बिस्किट्स या इस तरह ले आने, आप फ्रूट्स लें। अब ठीक। फ्रूट्स में जब आप थोड़ा शुगर लेवल डाउन है और आपने फ्रूट लेना है तो आम भी ले सकते हैं, लेकिन Right. क्वांटिफाई। अब ये नहीं है कि जैसे आम बंदा 2-2 3-3 आम एक वक्त में खा रहा है तो आप वो ना खाएं। इसी तरह मैं जब फ्रूट देता हूँ तो मैं फ्रूट कहता हूँ आप फ्रूट जरूर खाएं, लेकिन जूस बना के नहीं। ठीक है। जूस में तो आपका फाइबर अलग हो गया ना, सब उसमें तो ग्लूकोज रह गया। तो उसका तरीका बताता हूँ, आप हर चीज़ खा सकते हैं बैलेंस पोर्शन में, और देख के कि ये रिफाइंड है कि कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हमारे लिसनर्स की नॉलेज में इजाफा किया होगा। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू। थैंक यू।